नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका गोलगुरु एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग थी कि सर सब्जेक्ट वाला तो आप पढ़ा ही रहे हो, साथ ही साथ जो जीके वाला पोर्शन आता है लैब असिस्टेंट में जो साइंस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तथा ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, जिसमें राजस्थान के जीके वाला पार्ट पूछा जाता है। साइंस वाले में अलग से जो है 100 नंबर का आता है, और इसमें जो है लैब असिस्टेंट भूगोल में जो पेपर सब्जेक्ट का होता है उसी के साथ 50 सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीके वाला पोर्शन। तो शुरुआत से लेके अंतिम तक जो है सारी क्लासें आपको यूट्यूब पर यहाँ पर मिल जाएगी। ये साथ ही साथ अन्य एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। यदि आपके राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं। यदि अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लेना भाई, और बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन पता चलता रहे। टेलीग्राम चैनल है गोलगुरु एकेडमी नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको क्लास का शेड्यूल और हमेशा के 10 करंट अफेयर्स, डेली 10 सवाल करंट अफेयर्स के आपको यहाँ पर मिलेंगे। अच्छी टेस्ट सीरीज तमाम एग्जाम यदि आप दे रहे हैं, अच्छी टेस्ट सीरीज वैकेंसी देना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाके गोलगुरु एकेडमी नामक जो अपना ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए आज अपनी पहली क्लास होने वाली है जो जीके वाला पार्ट है। जीके वाले पार्ट को अपन कवर करेंगे, और आज पहला टॉपिक है राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत। प्रमुख स्रोत की बात करेंगे कि किस तरीके से राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत है। इसको दो क्लास में दो क्लास में इस टॉपिक को अपन कवर करेंगे। आज ये अपनी पहली क्लास रहने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं विधिवत तरीके से। बहुत शानदार तरीके से अपन करेंगे, एकदम बेसिक। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ मैटर मिलेगा। इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन की बात करें तो एक होता है शिलालेख। शिलालेख का मतलब है शिला यानी पत्थर, और उस पर लिखा हुआ लेख, मतलब पत्थरों पर लिखे हुए लेख शिलालेख कहलाते हैं। सबसे विश्वसनीय माध्यम जो तत्कालीन घटनाओं का सटीक विवरण प्रस्तुत करते हैं। किसी भी समय का सटीक जो है विवरण प्रस्तुत करने के लिए शिलालेख जो है महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। ताम्र पत्र, धातु पर उकेरे गए महत्वपूर्ण दस्तावेज और राजाओं की आज्ञाएं जो है वो क्या कहलाती है? ताम्र पत्र। तो शिलालेख, ताम्र पत्र, ये क्या है? राजस्थान के इतिहास के जानने के स्रोत है। आगे कौन से स्रोत है? साहित्यिक रचनाएं। जिस समय ये कालक्रम हुए थे उस समय की जो साहित्यिक घटनाएं हैं वो भी राजस्थान के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। तथा पुरातात्विक अवशेष जो बचे हुए वर्तमान समय में आपको अवशेष मिलते हैं जगह जगह से, वो भी क्या है? राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। तो आपको पूछे कि राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो शिलालेख है, ताम्रपत्र है, साहित्यिक रचनाएं और पुरातात्विक अवशेष है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व जो विभाग है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है इसकी स्थापना कब होती है? 1861 1861 ईस्वी में। कब? 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है। किसके नेतृत्व में? तो अलेक्जेंडर कनिंगम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? अलेक्जेंडर कनिंगम। मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी। अब देखिए राजस्थान में पहला सर्वेक्षण कब हुआ था? तो राजस्थान में पहला सर्वेक्षण इसकी स्थापना के 10 साल बाद हुआ था भाई। 10 साल बाद हुआ था। किसके निर्देशन में? तो ए सी एल करलाइल, करलाइल जो है इनके निर्देशन में जो है व्यवस्थित सर्वेक्षण आपके राजस्थान में होता है। तो तीन फैक्ट यहाँ से आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग स्थापना 1861, किसके? अलेक्जेंडर कनिंगम। राजस्थान में पहला सर्वेक्षण 1871 में। LCL, कलाइल या करलाइल, दोनों नाम आपको अलग अलग क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं, तो इनको याद रखना भाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने राजस्थान में पुरातात्विक अध्ययन की नींव रखी। जो राज्य की समृद्धि की ये जो है कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ये आपकी भूमिका बनाने के लिए। अब देखिए चित्रित शैलाश्रय जो है सेलों पर चित्र उकेरे गए हैं। कब के? प्राग ऐतिहासिक काल के जो है कला के साक्ष्य आपको कौन कौन से शैल चित्र प्रदर्शित करवाते हैं। मतलब ये है कि प्राग ऐतिहासिक जो है उस समय की कला कहाँ पर प्रदर्शित होती है? चित्रित शैल जो चित्र मिले हैं आपको उनसे प्रदर्शित होती है। अब देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रित शैल
चित्र आपको कहाँ कहाँ मिले हैं? तो बूंदी में मिले हैं, कोटा में मिले हैं, विराटनगर में मिले हैं। मतलब प्राग ऐतिहासिक मानव जीवन का चित्रण आपको देखना है तो कहाँ पर है? बूंदी में मिलेगा। तथा कोटा में क्या मिले हैं? शैल चित्रकारी के उत्कृष्ट नमूने आपको कोटा में मिले हैं। किस काल के? प्राग ऐतिहासिक काल के। विराटनगर में प्राचीन कला परंपरा के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं। तो कोटा, बूंदी और विराटनगर ये चित्रित शैलाश्रय प्राग ऐतिहासिक मानव जीवन की कला, मानव का जीवन और उसकी कला का अद्वितीय प्रमाण है, जो हमें हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता की झलक देते हैं। मतलब यह है कि चित्रित शैलाश्रय प्राग ऐतिहासिक काल की कला के जो हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो बूंदी, कोटा और विराटनगर। आपको पूछा जा सकता है कि प्राचीन प्राग ऐतिहासिक काल के जो शैल चित्र है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं या निम्न में से कहाँ से नहीं हुए हैं? तो बूंदी से हुआ है, कोटा से हुआ है, विराटनगर से हुआ है। और भी है भाई, देखते हैं इसमें। तो सोहनपुरा और हरसोरा। सोहनपुरा कहाँ है? ये आपके सीकर में है। हरसोरा कहाँ है? ये आपके अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है। तो सोनपुरा सीकर, तीन चीज अपन ने पढ़ी है कि कोटा, बूंदी और विराटनगर मतलब प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्र, शैलाश्रय चित्र यहाँ से मिले हैं। सोनपुरा सीकर से भी मिले। क्या मिला है? यहाँ के चित्रित शैलाश्रय प्राचीन मानव बस्तियों और उनकी कलात्मक अभिव्यक्तियों के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। मतलब प्राचीन जो मानव उनकी बस्तियों तथा उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति को ये प्रदर्शित करते हैं। पूछा जा सकता है सोनपुरा जहां से साक्ष्य मिले प्राग ऐतिहासिक काल के, कहाँ पर है? तो सीकर में है। क्या मिला? प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्र मिले या शैल आश्रय यहाँ से प्राप्त हुए, शैल चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। हरसोरा, इस क्षेत्र से प्राप्त शैल चित्र प्राग ऐतिहासिक काल की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को दर्शाते हैं कि उस समय की जो है सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, ये दर्शाते हैं। तो आपने क्या क्या पढ़ा? बूंदी, कोटा, विराटनगर, बूंदी, कोटा, विराटनगर तथा सोहनपुरा और हरसोरा। ये सोहनपुरा आपके सीकर में, से सीकर, से सोहनपुरा, हरसोरा अलवर, हरसोरा अलवर। और ये तीन चीज, ये कोटा, बूंदी, विराटनगर, यहाँ से क्या मिले हैं? प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं? प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं, जो जानकारी देते हैं तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक तथा कलात्मक अभिव्यक्ति की। अब देखिए डडीकर, कहीं पर दादीकर भी आता है, कहीं पर डडीकर आता है। डडीकर अलवर के चित्रित शैलाश्रय, यहां से क्या मिला है? तो देखिए भाई, अलवर जो डडीकर है वहां से साट्या आपा के माने साट्यो स्वास्तिक जो चिन्ह है यहां से मिला है। मतलब स्वास्तिक का चित्रण मिला है। डडीकर में स्वास्तिक चिन्ह का चित्रण मिलता है, जो प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के उपयोग को दर्शाता है कि इस समय भी जो है धर्म को माना जाता था, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता था। तो ये कहां से मिला है? प्रागैतिहासिक काल की यदि बात करें तो डडीकर अलवर से ये मिला है भाई। और क्या मिला यहाँ से? बाहें और पैरों की चित्रकारी मिली है, भुजाओं की और पैरों की चित्रकारी मिली है। कहां से? डडीगर अलवर में मानव शरीर के अंगों, बाहें और पैरों की विस्तृत चित्रकारी आपको यहां पर मिलती है। प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र की बात करें तो शुरुआत में अपन ने 5 चीजें देखी, उसके बाद जो है डडीकर अलवर जो है यहां से स्पष्ट कुछ चीजें मिली है। क्या क्या मिला है? एक तो आपको स्वास्तिक का चित्रण मिला है तथा मानव आकृति जो है, मानव के अंगों की आकृति यहां से मिली है, बाहें और पैरों की आकृति तथा इनकी चित्रकारी यहां पर मिली है। अब देखिए गात लगाकर आक्रमण की चित्रकारी। आपको कोई पूछे कि यहां से क्या क्या मिला है, तो यहां से क्या मिला है? स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। कहां से? डडीकर अलवर से। और क्या मिला है? मानव के अंगों की चित्रकारी मिली है। और डडीगर अलवर से क्या मिला है? तो घात लगाकर आक्रमण की चित्रकारी मिली है कि कोई छुप के बैठा है और आक्रमण करने की स्थिति में है। ठीक है, यहाँ पे है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस तरीके से डडीगर अलवर में घात लगाकर आक्रमण करने के दृश्य चित्रित होते हैं। यह चित्रकारी प्राग ऐतिहासिक काल में शिकार की तकनीकों और युद्ध कौशल को दर्शाती है, जो उस समय के मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। मतलब आपको कोई पूछे कि प्राग ऐतिहासिक काल में शिकार की तकनीक और युद्ध कौशल जो है कहाँ पर दर्शाया गया है, तो वो आपको डडीगर अलवर है वहाँ के शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। प्रागैतिहासिक काल की 6 जगह अपन ने पढ़ी है। कोटा,
बूंदी, विराटनगर, और दो चीजें अपन ने और पढ़ी थी, सोनपुरा और हरसोरा। सोनपुरा सीकर में, हरसोरा अलवर में। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल में अपन ने डडीगर अलवर को देखा है। डडीगर अलवर में अपन ने देखा है कि यहाँ से साटे का आपको चिन्ह मिला है, मतलब स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। साथ ही साथ मानव के अंगों की आकृति मिली है, बाहू और जो पैरों की आकृति यहाँ से मिली। और क्या मिला है, और घात लगाकर बैठा है एक शिकारी, उसकी यहाँ पर आपको चित्रकारी मिली है। तो ये चीजें कहाँ से मिली है, ये डडीगर अलवर से मिली है। अब देखो भाई, हथियार पकड़े हुए आदमी, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको हथियार पकड़े हुए आदमी, ये कहाँ से मिला है, कुंजोटा जयपुर में है भाई। कहाँ है, कुंजोटा जयपुर है, यहाँ से हथियार पकड़े हुए आदमी मिले हैं। ये चित्र प्राचीन मानव के हथियारों के उपयोग और युद्ध कौशल को दर्शाता है। आपको पूछा जा सकता है कि हथियार पकड़े हुए आदमी प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी कहाँ पर स्पष्ट होती है, तो कुंजोटा जो जयपुर है वहां से। शैल चित्र आश्रय की बात करें तो ये सोनपुरा सीकर में अपन ने पहले ही देख लिया। पानी पी लेते हैं एक बार भाई। अब बात करेंगे अपन जो समय है, इस स्लाइड से भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, मतलब इस क्लास से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, फैक्चुअल सवाल है। और इससे अगले वाली जो क्लास है उसमें तो हर लाइन से सवाल बनेंगे, हर लाइन से सवाल बनेंगे। तो समय गणना, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं सर ये ईसा पूर्व क्या है, ईसा के बाद क्या है, तो इन विक्रम संवत क्या है, तो इन तमाम चीजों को आज हम 5 मिनट में देखते हैं। समय की गणना किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए भाई, तीन प्रमुख आप जो है काल देखते हैं। एक होता है ईसा पूर्व जिसे अपन बोलते हैं बीसी, एक होता है ईस्वी जिसे अपन बोलते हैं एडी। बहुत बार देखते उलट है कि 500 एडी है ना, 500 बीसी, तो ये क्या होता है विक्रम संवत। तो तीनों चीजें देखते हैं भाई। देखो ईसा मसीह जो है, इनके जन्म से पहले के जो वर्ष है वो क्या कहलाते हैं, ईसा पूर्व कहलाते हैं। जो ईसा मसीह है, ईसाई धर्म के प्रमुख जो माने जाते हैं, इनके जन्म से पहले के जो वर्ष है वो क्या कहलाते हैं, ईसा के पूर्व कहलाते हैं। और इनके जन्म के बाद के जो वर्ष है वो क्या कहलाते हैं, एडी कहलाते हैं, वो ईस्वी सन कहलाते हैं, अनोम डोमिनी कहलाते हैं। विक्रम संवत की बात करें तो भारतीय काल गणना प्रणाली जो है 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ होती है। मतलब ये विक्रम संवत जो है ये ईस्वी सन है, इससे 57 साल पहले प्रारंभ होती है। कितने साल, 57 साल पहले प्रारंभ होती है। अब देखिए ईसा पूर्व की बात करें क्या है, ये शब्द ईसा मसीह के जन्म से पहले के वर्षों को दर्शाता है। ये गिनती पद्धति है जो समय को एक ईस्वी से पीछे की ओर गिनती है। मतलब ईसा के जन्म से पूर्व का जो समय है वो क्या कहलाता है, बीसी कहलाता है। उदाहरण के तौर पे समझे कि 1000 ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से 1000 वर्ष पहले की बात हो रही है। ठीक है भाई, आगे देखिए, एडी की बात करें तो लैटिन भाषा में इसका अर्थ है प्रभु के वर्ष में। गणना पद्धति कैसे, तो यहां से देख लीजिएगा भाई, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को दर्शाता है। समय एक ईस्वी से आगे की ओर गिना जाता है। एडी में क्या होता है, एडी में ईस्वी सन शुरू हो जाता है। एक ईस्वी सन मतलब ईसा के जन्म के बाद का समय है, ईसा पूर्व मतलब उनके जन्म के पहले का समय कहलाता है। वर्तमान उपयोग की बात करें तो 2025 ईस्वी का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के 2024 वर्ष बाद का समय। ये ईश्वर स्तर पर क्या है, एक मानक कैलेंडर के रूप में माना जाता है। अपन जो है ऐतिहासिक स्रोत की बात कर रहे हैं, तो आगे आप क्या आएगा, एडी है ना, एडी आएगा, बीसी आएगा, विक्रम संवत आएगा। इसलिए इस समय सारणी को अपन देख रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, 1 मिनट भाई, कॉल है। ठीक है भाई, इसे वैकल्पिक नाम के रूप में सी भी देखते हैं अपन, कॉमन एरा, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है, कहीं भी दिया नहीं होता है। अब बात करते हैं विक्रम संवत की। ये प्राचीन भारतीय कालगणना प्रणाली जिसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व, मान लीजिए ये ईस्वी सन है, इससे पूर्व जो है ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर ईसा का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, इससे पूर्व का समय बीसी कहलाएगा, इससे आगे का समय एडी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडी कहलाएगा। ये जो है ये विक्रम संवत है, ये बीसी मतलब मान लो यहाँ पर 57 ईसा पूर्व जो है, यहाँ पर विक्रम संवत शुरू हो जाता है। कब से, 57 ईसा पूर्व से। वर्तमान उपयोग की बात करें तो विक्रम संवत भारत और नेपाल में धार्मिक सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए आज भी व्यापक रूप से उपयोग में
लिया जाता है। विक्रम संवत और ईस्वी में संबंध की बात करते हैं। विक्रम संवत और ईस्वी में संबंध की बात करें तो विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर के समानांतर चलता है। किसके समानांतर? ग्रेगोरियन कैलेंडर के समानांतर चलता है। ये जो ईस्वी सन है इससे कितने साल आगे चलता है? विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष साल आगे चलता है। 57 वर्ष आगे चलता है। पुराने जो स्टूडेंट है उनके लिए ये हो सकता है बहुत सारी ये सारी चीजें बेसिक सी हो, लेकिन जो नया स्टूडेंट है उनके लिए बहुत कुछ यहाँ से सीखने के लिए है। ईस्वी सन प्लस 57 करेंगे तो वो क्या आएगा? विक्रम संवत आएगा। अब मान लो 2025 ईस्वी सन है, इसकी विक्रम संवत आपको निकालनी है तो 2025 प्लस 57 करोगे तो क्या आएगा? विक्रम संवत आ जाएगा। अब देखो भाई 2024 ईस्वी सन यदि बात करें पिछले साल की तो 2081 विक्रम संवत है। कैसे आएगा? 2024 प्लस 57, जो ईसा पूर्व का टाइम है 57 साल, इसको जोड़ेंगे तो 2081। मतलब क्या है? अभी मान लो 2025 चल रहा है, आपको कोई पूछे कि विक्रम संवत कौन सी है तो 2082 है। कौन सी है? 2082 है। राजस्थान का प्राचीन इतिहास समय रेखा की बात करें तो देखो भाई पाषाण युग। अब देखो अब आ गया ना ईसा पूर्व, और कल वाली जो क्लास होगी ना उसमें पूरा ईसा पूर्व BC AD चलेगा। तो देखो पाषाण युग मतलब ये कैसा युग था? पत्थर का युग था। कैसा युग था? पत्थर का युग था। सारा जो कुछ था पत्थर का था। पाषाण युग कब का माना जाता है? 10,000 ईसा पूर्व। 10,000 ईसा पूर्व का जो काल है वो क्या कहलाता है? पत्थर काल कहलाता है, पाषाण युग कहलाता है। प्रारंभिक मानव जो है शिकार संग्रह के रूप में रहते थे भाई, मतलब शिकार करते थे, उनका संग्रहण करते थे। कौन? प्राचीन मानव। औजार किससे निर्मित होते थे? पत्थर से निर्मित होते थे। जीवन शैली क्या थी? तो पाषाण काल में जो है लोग गुफाओं में रहते थे, शैलाश्रयों में निवास करते थे, शिकार और फल फूल संग्रह करके उन पे निर्भर रहते थे, घुमंतु जीवन जीते थे। तो पाषाण युग में जो है मानव का जीवन कैसा था? गुफाओं और शैलाश्रयों में रहने वाला था, शिकार करते थे, फल फूल का संग्रहण करते थे और जीवन जीते थे, और घुमंतु जीवन जीते थे। पत्थर कैसे होते थे? औजार के होते थे, और इनका प्रमुख कार्य क्या था? शिकार का संग्रहण करना, शिकार करना, उसको एकत्रित करना। ये पाषाण युग की स्थिति थी। अब देखो प्रारंभिक कृषि युग, ये कब प्रारंभ होता है? तो 7,000 ईसा पूर्व। कब है? 7,000 ईसा पूर्व। आपको पूछे कि पाषाण युग का समय क्या है तो 10,000 ईसा पूर्व। प्रारंभिक कृषि युग कहाँ से शुरू होता है? तो 7,000 ईसा पूर्व से शुरू होता है। कृषि की शुरुआत मतलब मानव इस समय खेती करना सीखता है और घर बनाकर रहना सीखता है, मतलब स्थायी बस्तियों में रहना सीखता है। पशुपालन करता है यहाँ पर, मतलब जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। घुमंतु जीवन से स्थायी बस्तियों की ओर संक्रमण हो जाता है, मतलब मानव स्थायी निवास बनाकर रहना शुरू कर देता है। पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व का समय पाषाण काल कहलाता है। जो है 7,000 ईसा पूर्व से कौन सा काल शुरू होता है? तो वो होता है कृषि युग। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है 2600 ईसा पूर्व से जो है हड़प्पा सभ्यता का शुभारंभ माना जाता है। अलग अलग आप देखते हो, जैसे कालीबंगा भी किसके अंतर्गत आती है? हड़प्पा सभ्यता में। इसका कालक्रम जो है थोड़ा संशय भरा होता है। फिर भी बात करें तो प्रथम शहरीकरण का चरण कौन सा माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। विश्व में पहले शहर के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो वो हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन और उन्नत नगरीय सभ्यता थी। बहुत सारे अभ्यर्थी सोचेंगे सर राजस्थान के जो है अपन ऐतिहासिक स्रोत पढ़ रहे हैं तो ये बीच में क्या आ गया? तो ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी भूमिका के लिए, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। अभी आपको इसमें बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे कि इस काल में राजस्थान ऐसा था, इस काल में राजस्थान को ये कहा जाता था। तो अपन शुरू से लेके एंड तक पढ़ने वाले हैं। सभी को पता है कि हड़प्पा जो सभ्यता है इसे अपन सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ खोदा गया पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा था। इस कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। प्रमुख नगरीय केंद्र ये माना जाता है मोहनजोदड़ो। यहाँ से उन्नत जल निकासी की व्यवस्था
यहाँ से मिलती है विशाल जो है क्या है, यहाँ पर मिलते हैं शमशान घाट। कालीबंगा राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थल। तो पहला सवाल तो यहीं से आ जाता है कि कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख सभ्यता मानी जाती है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही कालीबंगा को अपन पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन। अब देखो 1700 ईसा पूर्व इसका पतन माना जाता है। कई कहते हैं बाढ़ से इसका पतन हो गया, कई बोलते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण इसका जो है पतन हो गया, कोई बोलते हैं यहाँ से लोग चले गए, प्रवासन हो गया, कई बोलते हैं नदी मार्ग में परिवर्तन होने के कारण इनकी बस्तियां उजड़ गई। वैदिक काल। वैदिक काल की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से काल कौन सा माना जाता है? वैदिक काल माना जाता है। इस समय क्या हुआ था? आर्यों का आगमन हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में आर्य आए थे और इस समय सबसे पहले वेद की रचना की थी, वो कौन सा था? ऋग्वेद था। तो सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। सबसे पहले रचा गया वेद कौन सा? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ की रचना इसी काल में हुई थी। तो ऋग्वेद की रचना जो है किसमें? वैदिक काल में हुई। बस्तियों का विकास हुआ। सरस्वती और गंगा नदियों के किनारे नई बस्तियां विकसित हुई। किस काल में? वैदिक काल में। अब देखिए लोहा युग। कौन सा युग? लोहा युग। मतलब आपको पूछे कि सबसे पहले धातु कौन सी आई, तो देखो भाई लोहा जो है ये तो कब आता है? 1200 ईसा पूर्व आया था। एक बार 2013 में कांस्टेबल में सवाल पूछा गया था, सबसे पहले धातु मानव द्वारा उपयोग ली गई, तो वो कौन सी थी? तांबा। कौन सी? तांबा। तो लोहा युग 1200 ईसा पूर्व। इस समय जो औजार थे सिंपल सी बात है किसके थे? लोहा के थे भाई। युद्ध को नई दिशा देने का कार्य यहीं से प्रारंभ हुआ, क्योंकि औजार किसके बनने लगे? लोहा के बनने लगे। कृषि के जो औजार है वो भी किससे? लोहा से। और राज्यों का गठन, प्रारंभिक राज्यों और राजनीतिक संरचना का विकास किस काल से होता है? तो वो होता है आपके लोहा काल से, 1200 ईसा पूर्व से। अब देखो भाई महाजनपदों का उदय। किसका उदय? महाजनपदों का उदय। और राजस्थान से भी जो है इंपॉर्टेंट जो है बहुत सारे महाजनपद, जनपद की बात करें तो राजस्थान से संबंधित है। पहला नगरी या शहरीकरण का जो चरण माना जाता है वो माना जाता है हड़प्पा को। दूसरा किसको माना जाता है? महाजनपदों का उदय जब होता है 600 ईसा पूर्व, इसको दूसरा शहरीकरण चरण माना जाता है। इस काल में भारत में कितने जनपद थे? महाजनपद थे तो 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद, जिन्हें अपन आज के समय में क्या बोलते? बड़े राज्य। बड़े राज्यों के समान थे महाजनपद। वो कितने थे? 16 थे। कितने थे? 16। मगध था उनमें से एक, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसकी राजधानी कहाँ? राजगृह में मरा। मगध राजगृह। कौशल। कौशल जो है इसकी राजधानी दो थी भाई, एक अयोध्या एक श्रावस्ती। अवंती। पश्चिमी राजस्थान भारत का प्रमुख राज्य कौन सा था? अवंती था। इसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। तो ये महाजनपद थे उस समय। मतलब महाजनपदों का उदय कब हुआ? 600 ईसा पूर्व से हुआ। नए शहरों का विकास और धर्मों की स्थापना। तो देखो इस समय नगरीय विकास हुआ। पाटलिपुत्र जो है आधुनिक पटना जो है वो इसी समय का है। वाराणसी जिसे अपन काशी बोलते हैं, व्यापार और वाणिज्य केंद्रों के रूप में इनका विकास है और नगरों का होता है। नए धर्मों का उदय। जैन धर्म। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर जो है माने जाते हैं जैन धर्म के, तो जैन धर्म का उदय इसी समय होता है। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जो इनके प्रवर्तक माने जाते हैं, तो बौद्ध धर्म का भी इसी समय उदय होता है। अहिंसा और करुणा का संदेश इनसे मिलता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व से किसकी स्थापना मानी जाती है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। इसकी स्थापना किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का एकीकरण किया और विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था तब? कौन था? चाणक्य था। कौन था? चाणक्य था। राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के नामकरण की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के दौरान ही राजस्थान का नामकरण होता है। इस समय राजस्थान, सिंध, गुजरात, कोंकण, इस भूभाग को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है, छाप लेना। आपको कोई पूछे कि मौर्य साम्राज्य के दौरान राजस्थान को क्या कहा जाता था तथा राजस्थान, सिंध, गुजरात, कोंकण भूभाग को क्या कहा जाता था, तो अपर जनपद या फिर पश्चिमी जनपद के नाम से जाना जाता था।
तो पहला सवाल यही बनता है कि मौर्य साम्राज्य के दौरान राजस्थान को क्या कहा जाता था? तो अपर जनपद या फिर पश्चिमी जनपद के नाम से जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य का पतन कब होता है? 187 ईसा पूर्व। बृहद्रथ की हत्या, मतलब मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे उसकी हत्या कर दी जाती है उसके सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उस शुंग वंश की स्थापना इस समय कर दी जाती है। राजस्थान का विभाजन हो जाता है। जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो राजस्थान जो कि अपर जनपद के रूप में था तो इसका छोटे छोटे गणों में और विभाजन होता जाता है। किस समय की बात है? जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो रहा होता है उसी समय जो है राजस्थान भी छोटे छोटे गणों में विभाजित हो जाता है। विदेशी आक्रमण की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व में मिनेंडर ने मध्यमिका नगरी चित्तौड़ पर अधिकार किया। ये राजस्थान पर पहला आक्रमण माना जाता है। 1050 ईसा पूर्व मिनेंडर ने मध्यमिका नगरी, जो कहां पर, चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम, पर अधिकार किया था। कब? 150 ईसा पूर्व। ये राजस्थान पर पहला विदेशी आक्रमण माना जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत, विक्रम संवत देखो 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय, राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में यह चलाया था नई कालगणना प्रणाली। इस महान विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत हुई जो आज भी भारत में प्रचलित है। ईसा पूर्व से ईस्वी में संक्रमण। अब देखो ईसा पूर्व और उसके बाद ईस्वी सन, इसका संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? बीच का क्षेत्र। 1 ईसा पूर्व मतलब 57 विक्रम संवत। 1 ईसा पूर्व मतलब 57 विक्रम संवत। ईसा पूर्व युग का अंतिम वर्ष, ईसा मसीह के जन्म के पहले का अंतिम वर्ष कौन सा है? 1 ईसा पूर्व है। और इसी समय अपन मानते हैं कि 57 विक्रम संवत चल रहा होता है। राजस्थान पर इसी समय क्या हुआ? सीतियन, जिसे अपन कुषाण पहलव आक्रमण शुरू हुए। तो राजस्थान में जो है जैसे ही विक्रम संवत 57 और ईस्वी सन प्रारंभ होता है राजस्थान पर शीतियन जातियों का जो है आक्रमण शुरू होता है। ईस्वी सन 58 विक्रम संवत, 1 ईस्वी सन मतलब 58 विक्रम संवत ईसा मसीह का जन्म होता है। एनो डोमिनी एडीयू की शुरुआत मानी जाती है। राजस्थान से विदेशी जातीय कुषाण और पहलव का पतन हो जाता है। कब? 130 से 150 ईसा पूर्व जो है इनका पतन हो जाता है। किन से? राजस्थान से। किनका? इन विदेशी जातियों का। विदेशी जातियां आक्रमण कब करती है? 1 ईसा पूर्व के आसपास करती है और 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक इनका राजस्थान से वापस खात्मा हो जाता है। गुप्त काल की शुरुआत 320 ईसा पूर्व से मानी जाती है। श्रीगुप्त द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की जाती है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय कला, साहित्य, विज्ञान और गणित में अभूतपूर्व प्रगति हुई। कला और संस्कृति की बात करें तो मूर्तिकला और चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है गुप्त काल। साहित्य की बात करें तो इस समय कालिदास जैसे महान कवियों का समय माना जाता है। आर्यभट्ट द्वारा शून्य की खोज भी किस काल में की गई? गुप्त काल में की गई थी। तो ये था भाई गुप्त काल। अपन पूरा का जो है एरा प्राचीन काल से लेके वर्तमान राजस्थान तक देखेंगे और सारे जो स्रोत है, इतिहास को जानने के स्रोत है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से अपन देखने वाले हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु और राजपूत युग की शुरुआत 648 ईस्वी वर्धन राजवंश का अंत होता है। मतलब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनका राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है। वर्धन राजवंश का अंत कब होता है? देखो हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 ईस्वी में और राजपूत युग शुरू माना जाता है यहां से। राजस्थान में नए राजवंश, अनेक छोटे छोटे राजपूत वंशों की सत्ताएं स्थापित हो जाती है। प्रमुख राजवंश जो है प्रतिहार, चौहान, गोहिल, परमार, ये जो है राजवंश राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हो जाते हैं। आगे अपन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इन राजवंशों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके यहाँ से, राजस्थान में राजपूत युग कहां से लेके कहां तक माना जाता है? तो मुख्य रूप से 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक का जो काल है वो राजपूत युग माना जाता है राजस्थान में। गुर्जर प्रतिहारों ने कहां कहां? तो राजस्थान और उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक के रूप में ये उभर कर आए। गुइल वंश ने मेवाड़,
पर राज किया। चित्तौड़गढ़ के निर्माता ये माने जाते हैं। मेवाड़ के संस्थापक जो है, मेवाड़ में कौन सा गुइल वंश माना जाता है? चौहान वंश जो है, अजमेर में चौहानों का शासन था। दिल्ली के शासक भी रहे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ 2 युद्ध लड़े थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध, 1191 और 1192। परमार वंश, मालवा और आबू के शासक ये माने जाते हैं। भारत की आज़ादी की बात करें तो 1947। भारत कौन से विक्रम संवत में आज़ाद हुआ? तो 2004 में आज़ाद हुआ। 2004 में आज़ाद होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश जो है शासन से भारत अपना मुक्त होता है। राजस्थान का एकीकरण कब समय? 18 मार्च। 18 मार्च से लेके 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 कब? 18 मार्च 1948 से लेके। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में होता है। समय कितना लगता है? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का क्या है? समय लगता है। तो ये एकीकरण जब आएगा, एकीकरण आपके अलग से टॉपिक है, उस समय अच्छे से पढ़ेंगे। नया युग, स्वतंत्र भारत में राजस्थान के विकास की नई यात्रा शुरू होती है और इस इतिहास को जानने के जो महत्वपूर्ण स्रोत है उनको बहुत अच्छी तरीके से अपन देखने वाले हैं। वर्तमान समय 2025 और विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? 2082 चल रहा है। ठीक है भाई। निष्कर्ष, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है? राजस्थान इतिहास के स्रोतों के महत्व की बात करें तो राजस्थान के इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। शिलालेख, ताम्रपत्र, साहित्यिक रचनाएं और पुरातत्व अवशेष और चित्रित शिलाश्रय से हमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक की यात्राओं का सटीक विवरण प्रदान किया जाता है। इनको अपन खोल के अगली स्लाइड में, अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। प्रागैतिहासिक काल, चित्रित शिलाश्रय से प्राचीन मानव की जीवन की जानकारी मिलते हैं। ऐतिहासिक काल, शिलालेख और ताम्रपत्रों से राजवंशों का विवरण मिलता है। कालगणना, ईसा पूर्व, ईस्वी और विक्रम संवत अपन ने देखा। सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो राजस्थान की समृद्ध परंपरा और जो है इतिहास की बात अपन ने यहाँ पर की। अब जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। ये हल्की सी भूमिका थी और यहाँ से भी 10-15 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस कारण ये आज भूमिका की क्लास आप मान सकते हैं और शुरुआती फैक्ट की क्लास मान सकते हैं। कल से जो है आपके रेगुलर बहुत फैक्चुअल चीज़ें आएगी। सब्जेक्ट का अपना चलता रहेगा। साथ साथ में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि सर जीके वाला पोर्शन भी शुरू कीजिए, जो कि लैब असिस्टेंट भूगोल के लिए भी अति महत्वपूर्ण है और साइंस वालों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।